हेलो सभी साथियों को, शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एलटी भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और कुछ समय बाद आवेदन भी प्रारंभ हो जाएंगे और आप आजकल अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार से आप जानते हैं कि एलटी की भर्ती परीक्षा में 30 नंबर का 30 मार्क्स का जो कॉमन होगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षा शास्त्र से संबंधित शिक्षण अभिरुचि जिसमें आएगी। बाकी 70 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा। इसमें आपका मैथ वालों के लिए, एलटी मैथ वालों के लिए मैं बात करूं तो उनके लिए फिजिक्स और मैथ पूछी जाएगी, जिसमें से फिजिक्स और मैथ उनकी टोटल 70 मार्क्स की होगी और 30 मार्क्स का उनका टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। उसी प्रकार जेडबीसी वाले साथियों के लिए 70 मार्क्स का केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा और 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। उसी प्रकार एलटी एसएसटी वालों के लिए, आल्ट वाले सब्जेक्ट वालों के लिए भी 30% का आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड या शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न होंगे। तो देखिए साथियों, मैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड तैयार करूंगा, जो कि विभिन्न मुद्दों पर जुड़ा हुआ, विभिन्न टॉपिकों पर जुड़ा हुआ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे, उन पर वीडियो आपको बनाऊंगा और दूंगा। तो देखिए साथियों, आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ये काम आप ज़रूर कर दें। उसके अलावा यदि कोई साथी एलटी साइंस में पीसीएम वाला हो, उसको फिजिक्स से रिलेटेड कुछ कंटेंट चाहिए, तो वो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ एनसीएफ 2005, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में एक या दो प्रश्न जरूर आएंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। देखो साथियों, ये एनसीएफ 2005 विद्यालयी शिक्षा का अब तक का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है और ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि किस प्रकार से विद्यालयी शिक्षा में सुधार किया जा सकता है, कैसे हम अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज का यूज करके अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अच्छा भविष्य दे सकते हैं, क्या टीचिंग टेक्निक का हम यूज करें कि हमारी क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव हो, किन टीचिंग एड्स के द्वारा हम बच्चों को सिखाएं और वे अच्छा निष्पादन कर सकें। देखो साथियों, एनसीएफ 2005 एमएचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की पहल पर तैयार किया गया है और प्रोफेसर यशपाल समिति की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया है। इम्पोर्टेंट है, किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। और एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? वो है लर्निंग विदाउट बर्निंग, यानी कि बिना बोझ के अधिगम। देखो साथियों, आपने देखा भी होगा कि प्राइमरी लेवल पर या हायर प्राइमरी लेवल पर बहुत सारे विद्यार्थी बैग भर भर के स्कूल अपने बुक्स को ले जाते हैं, तो और क्योंकि बच्चे की एक एज लेवल के अनुसार ही वो भार उठा सकता है, वो भी उसके लिए प्रॉब्लम है। दूसरा, जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको हटाया जाए और उनको बिना बर्डन के पढ़ाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि उनको उनकी रुचि को और आयु स्तर को ध्यान में रखते हुए इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड यूज करके उनको सिखाया जाना चाहिए, यानी कि बिना बोझ के, बिना बर्डन के उनको लर्निंग कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति निबंध से हुआ था। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है, किस निबंध से हुआ था? तो सभ्यता और प्रगति निबंध से हुआ था। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 में बताया गया है
कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारा जाए। यानी कि हमने जो फ्रेमवर्क तैयार कर रखा है अपने देश को नए आयामों तक ले जाने के लिए, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए, तो उसको आप कैसे वहां तक ले जाएंगे, हमारे देश का भविष्य कैसा हो, उसके लिए सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति के नाम से ये फेमस है। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय और कक्षा का वातावरण, इसमें अलग अलग चैप्टर हैं। इसमें बताया गया है कि विद्यालय और कक्षा का वातावरण, जैसे आप जान रहे हैं कक्षा का वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट कैसा हो हमारी क्लासरूम का, और विद्यालय का यानी कि वातावरण के भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। यह आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक तो फिजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो किस प्रकार से भौतिक और मनोवैज्ञानिक संसाधन बच्चे के अधिगम पर प्रभाव डालते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो पाठ्यक्रम है जिसको हम करिकुलम बोलते हैं वो किस भाषा का शब्द है। तो करिकुलम लैटिन भाषा का वर्ड है और जो क्यूरेरर से बना है, क्यूरेरर से बना है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स, रेस कोर्स यानी कि दौड़ का मैदान। और बंकिंगम ने करिकुलम को समझाते हुए काफ़ी अच्छी डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है, उन्होंने तुलना की है शिक्षक की एक माली के रूप में, बगीचे के माली के रूप में, और छात्र को उन्होंने उस बगीचे के फूल के रूप में कहा है, और विद्यालय को उन्होंने उस बगीचे के रूप में देखा है। उन्होंने बोला है कि जिस प्रकार से शिक्षक जो माली है वो अपने पुष्प रूपी बालक को किस प्रकार से गार्डन यानी स्कूल में तैयार करता है, तो ये बंकिंगम जी कहते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, एसएसटी का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम भी 2005 में बनाया गया है। नेक्स्ट है, एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल किया गया है। एसएसटी में सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, यानी कि जो जेंडर रिलेटेड हैं और जो हेल्थ रिलेटेड इश्यू हैं, उनको एनसीएफ 2005 में एसएसटी के संदर्भ में रखा गया है। एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी, तो एनसीईआरटी नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और एक प्रश्न और बनता है साथियों कि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पुस्तकें तैयार की गई हैं वो एनसीईआरटी के तर्ज पे की गई हैं, या एनसीईआरटी की पुस्तकें किसके आधार पर तैयार की गई हैं, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के आधार पर तैयार की गई हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि यशपाल शर्मा समिति की अध्यक्षता में एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था। तो इस समिति में केवल 38 सदस्य थे, 38 मेंबर थे। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों हुई, ये आप जानते ही हैं, क्योंकि हमारे जो करिकुलम है वो एक ट्राइपोलर प्रोसेस है। इसमें पहले पे आती है टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण अधिगम उद्देश्य, दूसरे पे आता है आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और तीसरे पे आता है बिहेवियर चेंज। देखो, बिना उद्देश्यों के सीखना सफल होगा नहीं, क्योंकि कोई भी किसी भी कार्य करने के लिए उद्देश्यों का होना जरूरी है। फिर अधिगम अनुभव, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो हमें अनुभव मिलते हैं, वो खट्टे मीठे दोनों होते हैं। और बिहेवियर चेंज, उसके बाद हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। बिहेवियर चेंज ही बताता है कि स्टूडेंट ने किस सीमा तक जो आप उसे पढ़ा चुके हैं या जो आपने उसे पढ़ाया है उसने किस सीमा तक उसे प्राप्त किया है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ही करिकुलम डेवलपमेंट की आवश्यकता हुई। इसमें हिडलर टाबा मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट में दिए गए हैं। एनसीएफ 2005 का भाषा सूत्र, जिसे आप 3 लैंग्वेज फार्मूला कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, 3 लैंग्वेज फार्मूला कोठारी कमीशन 1964-66 में भी दिया गया है।
3 लैंग्वेज फार्मूला। और अभी आप देख रहे हैं कि जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी 3 लैंग्वेज फार्मूला पे बात किया गया है कि स्टूडेंट अपनी मातृभाषा के रूप में सीखे, फिर अपनी क्षेत्रीय भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में जो हम हिंदी पढ़ते ही हैं विद्यालय में, और फिर कोई अन्य तीसरी भाषा यानी कि विदेशी भाषा वो हो सकती है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूले में वही आते हैं कि प्रथम आपकी जो राजभाषा है हिंदी हो, दूसरा अंग्रेजी जो आपकी विदेशी भाषा में आ जाती है, और तीसरे नंबर पे स्थानीय भाषा संस्कृत तमिल जो आप यूज करते हैं क्षेत्र में बोलते हैं वो। तो यही 3 लैंग्वेज फार्मूला है। एनसीएफ 2005 में भी इसकी बात की गई है और इसको कोठारी कमीशन 1966 में भी दिया गया है, जिसके अध्यक्ष डीएस कोठारी जी, दौलत सिंह कोठारी जी हुए थे। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, मीन्स कि इंफॉर्मेशन इज नॉट अ नॉलेज। यदि आपको किसी चीज़ की सूचना है तो उसे ज्ञान नहीं माना जाएगा, अर्थात सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में प्रयोग किए गए टीचिंग मैक्सिमम्स या शिक्षण सूत्र हैं। पहला नॉन टू अननोन, या आप सभी साथी जानते हैं कि हमें बच्चों को नॉन से अननोन की ओर ले जाना चाहिए। और दूसरा है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि कंक्रीट का मतलब होता है रियल और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है इमेजिनरी। हमें बच्चे को वास्तविकता से काल्पनिकता की ओर ले जाना चाहिए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आपके सपने हो जाते हैं और वास्तविक मूर्त मतलब वास्तविक जो आप रियल ऑब्जेक्ट है, रियल वस्तुएं हैं जो आप क्लासरूम टीचिंग में यूज करते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि आपका जो नॉलेज है वो केवल आप स्टूडेंट को क्लासरूम की 4 दीवारी में ही ना दें, बल्कि उसके ज्ञान को आप दुनिया में जोड़ें, बाहरी जीवन से जोड़ें, स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ें। यानी आप उसको क्षेत्र भ्रमण पर ले जाएं, लर्निंग बाय डूइंग, प्लेवे मेथड का यूज करें। इस प्रकार से आप बच्चे के ज्ञान को उसके विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ें। तो ये बात भी की गई है एनसीएफ 2005 में। साथ ही साथ एनसीएफ 2005 में बच्चों की गलतियों को क्यों महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए स्टूडेंट, क्योंकि जब बच्चे गलतियां करेंगे तभी वो सीखेंगे, यानी कि एरर को सीखने का एक माध्यम माना जाता है, इसीलिए गलतियां समाधान को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट, शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन, जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना, जो अनावश्यक चीज़ें हैं उनको कम किया जाए, सीमित ही पढ़ाया जाए छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके एज इंटरेस्ट लेवल के अनुसार उनको पढ़ाया जाए। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना, यानी कि व्यावहारिक गणित पढ़ाना, सामुदायिक गणित पढ़ाना, जिसमें अंक गणित आ जाती है आपकी व्यावहारिक माध्यम से, यानी कि शाब्दिक गणित पढ़ाई जाए। शाब्दिक मतलब आप एक मतलब कि 2 टॉफियाँ आपके पास थी, फिर 3 हमने दे दी, कुल कितनी हुई, या एक पेन का मूल्य 5 रुपये है, 10 पेन का कितना होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बच्चों को पढ़ाएंगे। एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण हो। यहाँ पर महत्वाकांक्षी का मतलब होता है कि गणित के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। अब देखिए स्टूडेंट, गणित के 2 उद्देश्य होंगे, एक तो गणित का संकीर्ण उद्देश्य होगा और दूसरा होगा गणित का उच्च उद्देश्य या उच्च लक्ष्य। संकीर्ण उद्देश्य जहाँ आप बच्चे को केवल संख्या संबंधी कौशल पढ़ा रहे हैं, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ा रहे हैं, और गणित का जो उच्च लक्ष्य होगा वो होगा कि आप बच्चे में समस्या समाधान के कौशल विकसित कर रहे हैं। जहाँ आप बच्चे को केवल टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल संकीर्ण उद्देश्य आएगा,
और उच्च लक्ष्य में आएंगे या उच्च उद्देश्य में आएंगे समस्या समाधान कौशल को विकसित करना। आप बच्चे में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो वो गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य होगा। यानी जहाँ पे बच्चों की गणितीयकरण की क्षमताएं आप विकसित कर रहे हैं, जहाँ पे मैथमेटाइजेशन वर्ड आ जाएगा, गणितीयकरण की क्षमता आ जाएगा, वो आपका गणित शिक्षण का उच्च उद्देश्य होगा या उच्च लक्ष्य होगा। और एक चीज़ आपको मैं और बता दूं स्टूडेंट, NCF 1975 में कहा गया था कि जो EBS है आपका प्राइमरी लेवल पर जो हम EBS पढ़ाते हैं एनवायरमेंटल साइंस, उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के रूप में पढ़ाया जाए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कोरिलेट करके पढ़ाना। जब हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करके पढ़ाते हैं तो उसको इंटीग्रेटेड अप्रोच बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को EBS के अंदर हम उनको साइंस भी पढ़ाते हैं और SST भी पढ़ाते हैं, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर 1 से 5 तक वहाँ पर बच्चा विज्ञान को अलग नहीं पढ़ता है, केवल हम क्या करते हैं साइंस और SST को साथ पढ़ाते हैं। यही आपकी इंटीग्रेटेड अप्रोच होगी, यानी कि SST और साइंस को हम कोरिलेट करके पढ़ाते हैं। दूसरा एक चीज़ और बोली गई है इसमें, NCF 1975 के अनुसार या इंटीग्रेटेड अप्रोच के अनुसार कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए गणित और भाषा के माध्यम से, मैथ और लैंग्वेज के माध्यम से EBS पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में वही लर्निंग विदाउट बर्डनिंग की बात आई है। बर्डन जितना कम हो सके उतना अच्छा, एक ही विषय में आप उसको कई चीज़ें पढ़ा दें। तो मैथ और लैंग्वेज को इंटीग्रेट करके आप EBS पढ़ाएं 1 से 2 तक, और कक्षा 3 से 5 तक आप SST और साइंस को EBS के अंतर ही पढ़ाएंगे। EBS के अंतर्गत आप साइंस और SST दोनों पढ़ाएंगे उसको। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए साथियों, इस प्रकार से मैं आपके LT के एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे उनको लेकर आऊँगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने जो साथी आपका LT का एग्ज़ाम देंगे उनके साथ भी वीडियो को शेयर करें। और आपको जो भी कंटेंट चाहिए होगा LT मैथ, LT साइंस से रिलेटेड, वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ टीचिंग एप्टीट्यूड का मैं आपको तैयार करते रहूँगा वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।